मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया है और उन्होंने बयान में कहा कि केंद्र की तरफ से मुझे इशारा था कि मुझे वो उपराष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन मैंने उनके इस ऑफर को मना कर दिया। वो कहते हैं कि मैं जो भी सच होता है वो बोल देता हूं और मैं मोदी की भी गलत नीतियों का विरोध करता हूं और इसलिए मुझे जो है वो स्वीकार नहीं है। मैं तो 4 कुर्ता पजामे में आया था, 1.5 कमरे के एक फ्लैट में दिल्ली में रहता हूं, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है और यदि होता तो ईडी और सीबीआई मेरे घर छापा मार देती। ये बयान सत्यपाल मलिक का जब आया है, ये कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से घेरा है। इसके पहले उन्होंने बयान दिया और बयान दिया उन्होंने मोदी जी को लेकर भी। मोदी जी को कहा कि इनको करने के लिए कोई काम है नहीं और अब देखिए दिल्ली में जो राजपथ था उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ रख दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के हमले अनेक बार सीधे सीधे मोदी को और मोदी सरकार को घेरते हुए सत्यपाल मलिक ने किए हैं। इसके पहले अग्निपथ योजना का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि यह अग्निपथ योजना में जो नवयुवक 3-4 साल के लिए जा रहे हैं, क्या वो गोली खाने के लिए जा रहे हैं? जब वो लौट कर आएंगे उनकी तो शादी भी नहीं होगी और ये योजना खराब है। इसके पहले तीनों कृषि बिल को लेकर के उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए थे और उन्होंने एक बार ये भी कहा कि मोदी जी ने मुझे बुलाया था तो मैंने 5 मिनट के अंदर ये उनका घमंड देख लिया और मैंने कहा कि किसानों की बात मान लो वरना आपको बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने कृषि बिल के आंदोलन के समय जो आंदोलनकारी थे उनके कई बार पक्ष में बोलते हुए विवादित बयान दिए हैं और ये तक कह दिया था कि ये वो कौम है, खास तौर पे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों के बारे में उन्होंने इस तरह की बातें बोली थी कि ये वो लोग हैं जो विदेशों में जा करने के बाद भी मतलब अपना बदला लेने को ये काम कर देते हैं, बदला ले लेते हैं। इस तरह की बयानबाजी करने को लेकर के अक्सर भारतीय जनता पार्टी घिरती नजर आती है। केंद्र सरकार और मोदी जी, अमित शाह लाचार दिखाई देते हैं। तो सवाल ये है कि सत्यपाल मलिक लगातार मोदी और अमित शाह को टारगेट करते हैं, मोदी की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को बेकार बताते हैं और हर बार ये बोलते हैं कि मैं सरकार से नहीं डरता, मेरी जेब में इस्तीफा लेकर घूमता हूं, 5 मिनट में मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बावजूद सवाल यह है कि मोदी सरकार इनको राज्यपाल बनाए हुए क्यों है? एक देश में किसी प्रदेश का कोई राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है और यदि वो व्यक्ति कहीं बयान दे, वो सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए, वो अग्निपथ पर सवाल उठाए, वो मोदी के नामकरण को लेकर सवाल उठाए, जिसकी सारे विश्व में तारीफ हो रही है और भारत का हर व्यक्ति गौरव महसूस कर रहा है कि हमने गुलामी की निशानियों को मिटाकर, राज करने वाला मानसिकता को मिटाकर राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया। लेकिन वहीं ऐसा क्या है कि सत्यपाल मलिक को ये नामकरण भी पसंद नहीं आया और वो कहते हैं मोदी के पास करने को कुछ नहीं है और इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है। हमने देखा कि वो जगह जगह एक अपनी जाति को लेकर के, जाट बिरादरी से वो हैं और जाट बिरादरी को लेकर के बिरादरी के सम्मेलनों में जाते रहे और वो अपनी बिरादरी को आगे रखते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति जिस जाति या धर्म में पैदा होता है तो वहाँ वो उस कम्युनिटी से जुड़ता ही है और जुड़े रहना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा दिखाई देता है कि वो जाट कम्युनिटी को लेकर मोदी सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा अब लगने लगा है कि मोदी सरकार भी सत्यपाल मलिक की ब्लैकमेलिंग में या तो यूं कहें वोटों के लालच में मौन होकर के सत्यपाल मलिक के द्वारा की गई हर बदजुबानी, हर सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही है और मौन होकर के वो ये सब देख रही है। ताकि राज्य बदले गए, कश्मीर में थे, गोवा में थे, अब मेघालय में हैं। ये बोलते हैं कश्मीर के बारे में सवाल उठाते हैं। सत्यपाल मलिक ने गंभीर बात उठाई। उन्होंने कहा कि जब मैं कश्मीर का राज्यपाल था, उपराज्यपाल था, तब जो है उन्होंने बोला कि कश्मीर का जब मैं उपराज्यपाल था उस समय वहाँ 50 से 100 किलोमीटर दूर तक आतंकवादी हमला तक करने की सोचते नहीं थे और आज अंदर घुस करके टारगेट किलिंग हो रही है। सत्यपाल मलिक ने कश्मीर को लेकर के जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं इस बयान से ऐसा दिखता है कि मैं
एक श्रेष्ठ उपराज्यपाल हूं, जबकि मनोज सिन्हा जो आज उपराज्यपाल कश्मीर के हैं उनको कहीं ना कहीं वो फेल उपराज्यपाल बताने की कोशिश में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब बात यह है कि जिस तरह की बयानबाजी सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और मोदी की क्या मजबूरी है कि वो सत्यपाल मलिक को हटा नहीं रहे हैं। असल में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जहां से विधानसभा की 80 सीटें हैं, उन 80 सीटों में 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट उन सीटों को प्रभावित करती हैं। खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर, ये क्षेत्र ऐसे हैं कि इस बेल्ट को जाट बेल्ट कहा जाता है। और वहाँ पिछले दिनों हमने देखा कि किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत जिस तरह से आंदोलित हुए, वहाँ आंदोलन हुआ, हालांकि उनका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी ये प्रभाव डालती हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के अब प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी जाट कम्युनिटी से हैं। लोगों का कहना है कि वो भी इसीलिए बनाए गए हैं कि जाटों को खुश किया जा सके, जाट बिरादरी में अपनी पैठ बनाई जा सके। वहीं जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो भी जाट कम्युनिटी से आते हैं। हालांकि वो राजस्थान के जाट हैं, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान हो या हरियाणा या उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में एक जाट नेता अपना स्थापित करना चाहती है। और ये साधने की कोशिश में है कि 2024 का चुनाव आने तक वो किसी बिरादरी को, किसी कम्युनिटी को, खास तौर पे ऐसी कम्युनिटी को जो उनका वोट बैंक है और वो कहीं दूसरी तरफ जा सकता हो, उसको नाराज करना नहीं चाहती। क्योंकि आपको याद होगा जब 3 कृषि बिल का विरोध चल रहा था तो राकेश टिकैत की आप यात्राओं पे यदि नज़र डालेंगे, राकेश टिकैत ने जो खाप बिरादरी पंचायतों की मीटिंग में हिस्सा लिया है, यदि आप उनकी स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि राकेश टिकैत यूं तो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो देश में जहाँ जहाँ गए उनमें ज़्यादातर वो उन्हीं जगह गए जहाँ जाट कम्युनिटी वहाँ रहती है। और उन्हीं कम्युनिटियों में जाकर के उनको बाकायदा आर्थिक सहायता भी मिली, सामाजिक सहायता भी मिली। वहाँ की खाप पंचायतों से बाकायदा आह्वान किया गया और लगातार जो किसानों के रूप में हुजूम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर राकेश टिकैत का सपोर्ट कर रहा था, उसमें सब जाट थे। और इसीलिए आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने राकेश टिकैत की काट को खोजने के लिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग नेताओं को स्थापित करने की कोशिश की है। जहां एक तरफ जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, उनकी पैठ राजस्थान और हरियाणा में है, वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, इसके बाद से उनको खास तौर पे ये टारगेट दिया गया है कि वो अपनी कम्युनिटी में अपनी पैठ बनाएं और उनके लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए सबसे अच्छी है। और इसी बीच जो सत्यपाल मलिक हैं, इनके इरादे जो हैं वो ये हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनको राज्यपाल पद या उपराज्यपाल पद से हटा दे, और उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई करे तो जाट कम्युनिटी को भड़काने में वो कामयाब हो जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सत्यपाल मलिक को इस तरह का कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे वो अपने षड्यंत्र, अपनी साजिशों में कामयाब हो जाएं। सत्यपाल मलिक सोच रहे हैं कि वो उल्टा सीधा कुछ बयान देंगे, वो मोदी को टारगेट करेंगे, वो मोदी की योजनाओं को टारगेट करेंगे, तो मोदी जी जो है कुछ ना कुछ बोलेंगे, अमित शाह कुछ ना कुछ बोलेगा और इसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर देंगे। तो वो बिल्कुल गलत है। वो मोदी जी की सहनशीलता को शायद जानते नहीं है। मोदी जी को जितनी गाली कांग्रेसियों ने दी है, यहाँ तक कि खून का सौदागर तक कह दिया, उनको चोर तक कह दिया, चाय वाला कहकर उनको अपमानित किया गया, उनको कई कई घंटे इंट्रोगेशन किया गया उनका SIT के जरिए, लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। ये उनकी सहनशीलता है। लेकिन हाँ, मोदी जी दूर की सोचते हैं और दूरगामी परिणाम हो वैसा काम करते हैं। तो सत्यपाल मलिक जी, आपको 2024 के चुनाव तक ना तो कुछ भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ बोलेगा, ना मोदी जी कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उसके बाद का आपका कार्यकाल, आपका जीवन कैसा रहेगा
वो आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि मोदी जी के अपमान करने वाले इस दुनिया में सुखी तो कम से कम नहीं दिखाई दिए। उनको मोदी जी कुछ करें ना करें, लेकिन परमात्मा नाम की एक शक्ति है, भगवान एक है जो सच के साथ रहता है। हमने महाभारत के युद्ध में देखा, हमने रामायण काल में देखा कि जहां एक तरफ राम जी और लक्ष्मण जी थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो सच की लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली रावण का विनाश करने के बाद ही अपने घर लौटे। इसी तरह महाभारत काल हमने देखा कि एक तरफ 5 थे और एक तरफ 100 थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की उपस्थिति के कारण पांडवों की विजय हुई। इसी तरह आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो केंद्र की सत्ता में वो बैठे हुए हैं देश की तरक्की के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, और हर योजना मोदी सरकार की देश की भलाई के लिए है। अब यदि उसको कोई टारगेट करता है, दुनिया जिसकी सराहना कर रही है, भारत जिनकी सराहना कर रहा है, पूरा भारत, उसमें यदि कोई उंगली लगाता है या उसकी तरफ उंगली उठाता है, तो निश्चित जान लीजिए कि वो विद्वेष से ये काम कर रहा है। लेकिन मोदी जी जरा सी बात को लेकर के टेम्पर लूज करने वाले नहीं है। सत्यपाल मलिक जी एक भरसक कोशिश पहले भी करते रहे हैं, फिर से कर रहे हैं कि उनको किसी तरह वो बोलने पर मजबूर करें, कार्रवाई करने पर मजबूर करें। लेकिन 2024 का चुनाव है जो कि इस देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मोदी जी इस पर अभी तक मौन है और मौन ही रहने वाले हैं। वो जवाब देंगे, वोट से जवाब देंगे, अपने काम से, जो आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। जहां तक किसी कम्युनिटी का सवाल है, चाहे वो सत्यपाल मलिक हो, फिर चाहे बिरादरी का कोई और नेता हो, यदि वो किसी बिरादरी का ठेकेदार बनकर ये मन में सोचता है कि मैं जैसा कहूंगा, मैं जैसा नैरेटिव सेट करूंगा, मेरी कम्युनिटी ऐसा करेगी, तो सत्यपाल मलिक जी को राकेश टिकैत से सीखना चाहिए कि जिन्होंने भरसक कोशिश की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो जाएं, लेकिन वो ऐसा करने में खुद नाकाम रहे। तो ये भ्रम है। देश हित के मुद्दे पर व्यक्ति खुद सोचता है, खुद से अपनी मानसिकता से विचार करता है। किसी के बहकावे में आने वाले आज के लोग नहीं हैं। उनके पास सब मोबाइल में जानकारी है और वो व्यक्ति के करैक्टर को भी जानते हैं। तो सत्यपाल मलिक जी अगर कहेंगे अग्निवीर योजना खराब है, तो देश के युवा इसको अपने तरीके से देखेंगे, परखेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि योजना अच्छी है तो वो भीड़ से भी देख सकते हैं, कोई मानने वाला नहीं है। इसी तरह सत्यपाल मलिक जी जिन जिन बातों पर सवाल उठाते रहे हैं, उसको लेकर के अब देश के अंदर एक चर्चा है कि सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं या वो उनको उकसा रहे हैं कि वो जाट कम्युनिटी को भड़काने में किसी मुद्दे को लेकर कामयाब हो जाएं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अपने मंसूबे में वो कोई भी व्यक्ति इस देश में इस तरह से कामयाब नहीं हो सकता कि वो किसी कम्युनिटी को भड़काने का सोचे और फिर सरकार के द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। वंदे मातरम।